अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सब लोगों का? ठीक ठाक हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं बखैर आफियत होंगे। आपसे एज़ यूजुअल जो है वो एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, सारे दोस्तों तक जो है वो वीडियोस पहुंचाएं। इन वीडियोस को अपने फेसबुक पेजेस पे, ग्रुप्स में जूनियर लॉयर्स के साथ जो है वो ख़ास तौर पर इनको शेयर करें ताकि दूसरों को जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो सीखने का मौका मिले। तो सजेशंस भी दिया करें आप लोग कुछ ना कुछ। मेरी यही कोशिश होती है कि कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आप लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि सबका जो है वो भला होता रहे। तो आज जो मैंने टॉपिक आप लोगों से बात करने के लिए जो है वो चूज़ किया वो है आइडेंटिफिकेशन परेड। आर्टिकल जो है वो कानून शहादत का 22 है इस पे रेलिवेंट। तो पहले हम इसको जो है ना विद साइटेशंस हम इसको डिस्कस करेंगे, विद टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जो है वो इसका प्रोसीजर और इसकी बेसिक्स जो है वो बता दूं कि ये कब जो है वो कंडक्ट की जाती है, कब इसकी ज़रूरत पेश आती है और वाई इट इज़ नेसेसरी। तो सादा अल्फाज में कि ये आइडेंटिफिकेशन परेड जो है इसकी वैल्यू, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो तब बढ़ जाती है जब अक्यूज़ जो होता है वो कंप्लेनेंट के लिए और विटनेसेस के लिए अननोन हो, वो उसको जानते ना हो, ना तो वो जो है ना अकरन से पहले उससे मिले हों, ना उनको उसका नेम पता कुछ भी मालूम हो। तो तब जो है आइडेंटिफिकेशन परेड जो है, शनाख्त परेड जो है, इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको जो है कब कंडक्ट किया जाता है, किस वक्त कंडक्ट किया जाता है, किस जगह कंडक्ट किया जाता है, इस हवाले से अब जो है वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और इसकी कंडक्ट करने का मकसद जो है वो ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको किसी किस्म का अबहाम जो है वो ना रहे कि जो अक्यूज़ड है वो इसमें जो है ऑफेंस उसमें वो इन्वॉल्व है या नहीं है इन्वॉल्व। तो रियलिटी को चेक करने के लिए जो एम्बिग्विटीज़ हैं, जो डाउट्स हैं, उनको जो है वो रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो कंडक्ट की जाती है ताकि एक चेन जो है वो एविडेंस की जो है वो बनती जाए और उससे पता चले कि क्या वाकई अक्यूज़ ने जो है वो ये ऑफेंस किया है, कमिट किया है या नहीं किया है, ताकि कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसको कन्विक्शन या अक्विटल की तरफ लेकर जा सके। तो आइडेंटिफिकेशन परेड जो है सबसे पहले तो इसका मकसद जो है वो एम्बिग्विटीज़ को रिमूव करना है। और आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो कब कंडक्ट की जाती है? इट शुड बी कंडक्टेड एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द केस। ये जितना जल्दी इसको कंडक्ट कर लिया जाएगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आमतौर पर एक्यूज जो हैं वो वकला से भी ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं। क्योंकि जब वो एक बंदा मुलज़म जो है वो जुडिशल रिमांड जो है वो कंप्लीट होने के बाद जब वो जेल जाता है तो जेल में कुछ ऐसे अक्यूज़ड भी हैं जो हबिचुअल क्रिमिनल हैं, हबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनको सारा कुछ पता होता है। तो वो अक्यूज़ को सबसे पहले ये पूछते हैं कि जी तुम किस ऑफेंस में आए हो। वो सारा जब उनको बताता है कि मैं इस ऑफेंस में जेल में आया हूँ तो वो उसे बताते हैं कि यार इस नाम का बंदा वकील है, ये बंदा वकील कर लो। और तुम्हें जज जो है वो सब जब तुम्हें बुलाएगा, तुम्हारी शनाख्त परेड हुई है तो तुमने वहाँ ये कहना है कि मुझे जो है ना 10 दिन पहले 15 दिन पहले अरेस्ट किया गया था, मुझे लाहौर के मुख्तलिफ थानों में रखा गया, मुझ पर तशद्दद किया जाता रहा, मेरी वीडियो तस्वीरें बनाई जाती रहीं और जो मुद्दई पार्टी है उनको पुलिस वाले जो पैसे लेके ये चीज़ें देते रहे ताकि उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन परेड, उसकी वैल्यू जो है, उसकी वर्थ जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आइडेंटिफिकेशन परेड जब कंडक्ट की जाती है तो मैजिस्ट्रेट जो है वो, मैं उसका प्रोसीजर आपको थोड़ा सा बताता हूँ अभी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो है कौन कंडक्ट करेगा और किस जगह जो है ये कंडक्ट की जाएगी। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है सबसे पहले तो पहली बात तो ये है कि जी
अक्यूज्ड अननोन होगा गवाहों के लिए, मुद्दई के लिए। दूसरी बात ये है कि जब आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट की जाएगी तो इट शुड बी कंडक्टेड एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द केस, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। नंबर 3, इसको सुपरवाइज करेंगे एक मजिस्ट्रेट साहब। नंबर 4, इट शुड बी कंडक्टेड इन जेल, इट शुड नेवर बी कंडक्टेड इन पुलिस स्टेशन, इट शुड बी कंडक्टेड बियॉन्ड द एक्सेस ऑफ द पुलिस। ये कभी भी पुलिस वालों की एक्सेस में, थाने में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पुलिस वाले सामने हों, या वहाँ पर कभी भी कतई तौर पर कंडक्ट नहीं करने चाहिए। अदरवाइज़ इसकी एविडेंशियरी वैल्यू जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं रह जाती जो होनी चाहिए। ना तो वहाँ पे पुलिस वाले होने चाहिए, और वहाँ पे जो अक्यूज़ का हुलिया था उस हुलिये में आपने डमीज़ वहाँ पे लेके आनी होती हैं। मजिस्ट्रेट जो है ना वो खुद इस चीज़ की अरेंजमेंट करता है कि एफआईआर में जो रोल उसको डिस्क्राइब किया गया है, जो रोल उसको एट्रीब्यूट किया गया है अक्यूज़ को, उसी तरह की डमीज़ वहाँ पर लेके आता है। और जितने भी विटनेस और कंप्लेनेंट है, कोशिश ये की जाती है कि उनका एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट ना रहे। एक विटनेस जो है वो अक्यूज़ की 3 या 4 लाइंस जो हैं उनकी मुल्ज़मान की वहाँ पे जेल में बना ली जाती हैं, और एक कंप्लेनेंट को अंदर बुलाया जाता है, उसे कहा जाता है कि इनमें से पहचानो। और ये नहीं कहा जाता उसे कि वो ये इशारा कर दे कि ये वो सामने खड़ा है, वो सामने खड़ा है, ऐसा नहीं होता। उसको कहा जाता है कि तुम मुल्ज़म के आके सर पे हाथ रखो। और मजिस्ट्रेट साहब फिर नोट भी यही बात करते हैं कि तुम जो है वो मुल्ज़म के सर पे जाके हाथ रखो। और फिर मजिस्ट्रेट साहब साथ साथ उसको जो है वो राइट कर रहे होते हैं प्रोसीडिंग को सारी को, कि फ़लाँ मैंने मुद्दई को बुलाया, उसने जाके मुल्ज़म के सर पे हाथ रखा और दुरुस्त तौर पर उसकी शनाख्त की है या नहीं की। फिर उस गवाह को पीछे वापस नहीं आने दिया जाता, बल्कि उसी गवाह को कहीं दूसरी तरफ जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता है, और फिर दूसरे गवाह को बुलाया जाता है, और उनका आपस में कॉन्टैक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ इसकी जो है वो एविडेंशियरी वैल्यू कोई नहीं होती। और इस बात की जो है प्रिकॉशनरी मेजर जितने भी लेने हैं वो कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट जो सुपरवाइज़ कर रहा होता है उस वक्त वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन परेड को उसने लेने होते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन परेड में बारी बारी जो है वो जितने भी गवाहान होते हैं उनको बुलाया जाता है, और उन्हें कहा जाता है कि इनमें से आपका जो अक्यूज़ बनता है, 3 या 4 लाइन्स में वहाँ पे मुल्ज़मान मुख्तलिफ खड़े होते हैं, और जो एफआईआर में रोल उसको एट्रीब्यूट किया गया होता है कि एट द टाइम ऑफ अकरेंस, एट द प्लेस ऑफ अकरेंस, अगर वो एफआईआर में रोल एट्रीब्यूट किया गया कि मुल्ज़म की दाढ़ी थी तो उसी तरह की उसकी बियर्ड जो है वो बनाई जाती है, या उतनी बियर्ड उगने का इंतज़ार किया जाता है। अगर एफआईआर में कहा गया हो कि वो क्लीन शेव्ड था, क्लीन शेवन था, तो फिर उसकी शेव करवा ली जाती है। ठीक है जी, बात करने का मकसद है कि उस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं जिस तरह के हालात जो है वो एफआईआर में एट्रीब्यूट मुल्ज़म को किए गए हों। पुलिस वाले वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ उसकी जो है वो एविडेंशियरी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है। विटनेसेस का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। कंप्लेनेंट जो है उसका उनके साथ, विटनेसेस के साथ किसी सूरत जो है वो कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो आइडेंटिफिकेशन परेड एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द केस की जाएगी, उसकी वर्थ जो है, उसकी वैल्यू जो है, वो आइडेंटिफिकेशन परेड जो 20 दिन बाद आफ्टर द अरेस्टमेंट ऑफ द अक्यूज की गई है, 25 दिन बाद की गई है, उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक हो गया जी। तीनों वहाँ पर जो गवाहान हैं उनका छोटा छोटा स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब लिखते हैं। उसके बाद फिर मुल्ज़म को मौका दिया जाता है कि तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। तुम्हें जो है वो गवाहान ने पहचान लिया है, तुम्हें गवाहान ने नहीं पहचाना है। इस तरह का माहौल वहाँ पर क्रिएट किया जाता है। फिर जो भी सूरत हाल होती है उसकी मजिस्ट्रेट साहब एक रिपोर्ट बनाते हैं, और रिपोर्ट बनाने के बाद उस रिपोर्ट को जो है वो ट्रायल कोर्ट को या सेशन जज साहब को वहाँ पर जो है वो सेशन जज साहब को ही भेजते हैं, और उसके बाद वो ट्रायल कोर्ट को जाके जो है वो चली जाती है ट्रायल कोर्ट में विद रिपोर्ट ऑफ 173 CRPC। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो अक्यूज़ वहाँ पे अननोन होता है, उसको देखा नहीं होता, वो अनसीन जो है वो वो अननोन होता है उनके लिए।
जो गवाहान होते हैं, जो मुद्दई होता है, उनके लिए वो अननोन होता है, उसका वो नाम नहीं जानते होते, उसका वो बैकग्राउंड नहीं जानते होते। तो फिर वहाँ पर जो है वो एक चेन होने क्रिएट होने के लिए आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अब आर्टिकल जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड का वो कौन सा डील करता है इसको, उसके बारे में हम जो है वो पढ़ते हैं, उसके बारे में चलते हैं। हाँ, एक और बात, आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो है सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों में ही ये एप्लीकेबल है, दोनों के लिए ही ये ज़रूरी है, दोनों में ही रेलेवेंट है। ठीक हो गया जी। ये कतन आप अपने जहन से निकाल दें कि ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में ही होती है। आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो है वो अगर टाइम ज़्यादा हो जाए तो फिर इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, या मुल्ज़मान जो हैं वो गवाहान को जानते हों और गवाहान मुल्ज़मान को जानते हो तो फिर आइडेंटिफिकेशन पीरियड की वर्थ ही कोई नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आइडेंटिफिकेशन पीरियड कंडक्ट करने की। तो इतना इसकी बेसिक्स जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम इसको टेक्स्ट के हवाले से और विद साइटेशन जो है वो देख लेते हैं, और जो है किस तरह के केसेस में आइडेंटिफिकेशन पीरियड ज़रूरी है इसको हम देखते हैं। तो आर्टिकल इसको कौन सा डील करता है जी? आर्टिकल 22 उसका टेक्स्ट में पढ़ता हूँ जी। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन आर इंट्रोड्यूस्ड रेलेवेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन आर इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू आर रेलेवेंट फैक्ट which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact which establish the identity of anything। आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो है वो ज़रूरी नहीं कि इंसान को ये किसी भी चीज़ की शनाख्त के लिए एक चीज़ जो है वो एक लिंक इस्टेब्लिश कर रही होती है। एनीथिंग पर्सन हुज आइडेंटिटी इज़ रेलेवेंट और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपन्ड। जहाँ पर वो जुर्म या जहाँ पर वो वक़ूआ हुआ है वहाँ पर उसकी आइडेंटिटी जो है वो रेलिवेंट बनती है उस बंदे की या उस चीज़ की। और विच शो द रिलेशन ऑफ द पार्टीज बाई होम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांसैक्टेड आर रेलिवेंट सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर द पर्पसेज। फॉर एग्जाम्पल जी, एक बंदा रात को जा रहा है, हाईवे पे जा रहा है, जीटी रोड पे जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, वो उसको एक गाड़ी पे आते हैं 4 लोग, वो रोकते हैं। अब वो बंदा जो है उसने उनको गाड़ी भी दे दी, मोबाइल भी दे दिया, पैसे भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन उन मुल्ज़मान में से 2 मुल्ज़मान को वो देख लेता है कि उनकी छोटी छोटी दाढ़ी है, उम्र तकरीबन 22 साल है, और एक वो देख लेता है कि 2 ने ऐनक लगाई हुई है और वो नज़र की जो है वो ग्लासेस हैं उसकी, उनकी आई साइड वीक है, और एक को वो देख लेता है कि उसका हाथ जो है ना लेफ़्ट जो है वो कटा हुआ है, और दूसरा मुल्ज़म जो है उसके राइट साइड पे, क्योंकि वो उससे जब पर्स पकड़ रहा होता है, मोबाइल पकड़ रहा होता है, तो उसको वो देख लेता है कि उसकी जो ये 2 उंगलियां हैं ये सामने वाली ये कटी हुई हैं। तो ये चीज़ जो है उसके लिए उनकी आइडेंटिटी के लिए ये चीज़ ज़रूरी होगी ना जी। तो फिर इस तरह के वाक़यात में जब मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड जेल में होती है, और फिर वो गवाहान या वो मुद्दई जिसके साथ ये वकूआ हुआ है फिर वो पहचानेगा उनको जाके कि किसका हाथ कटा हुआ है, किसकी 2 उंगलियां कटी हुई हैं, किसकी नज़र वीक है, किसकी एक आँख नहीं है, किसके दांत टूटे हुए हैं, किसकी उम्र ज़्यादा है, किसके बाल सफ़ेद हैं, किसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, कौन लंगड़ा के चलता था। ये चीज़ें जो है ये आइडेंटिफिकेशन पीरियड में पहचानी जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग बड़ा अच्छा इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मैंने बड़ी फ़नी सी एग्जांपल के साथ भी आप लोगों को, सिविल केसेस में भी इस तरह से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ए, बी और सी 3 पर्सनस हैं। ए जो है उसके साथ सी का कोई एग्रीमेंट है, सी उसके पास काम करता है, बी सी के पास जाता है और बी सी को कहता है कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा दूंगा, तुम इसका काम छोड़ दो ताकि ए का नुकसान होए। तो अब ए जो है वो बी को सू करेगा इस बात पे, तो ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है, ये भी एक आइडेंटिटी ही शो करेगा एक चीज़ का, क्योंकि सी ने ए को बता दिया जाके कि मुझे बी ने कहा था कि तुम ये काम करो ताकि ए का नुकसान हो। ठीक है जी। तो अब हम सादा सी बातें हैं कुछ और जी। आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो है इंट्रोडक्शन में ज़रूरी है, चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ज़रूरी है, ये पर्सन या किसी चीज़ की आइडेंटिटी को शो करती है। फैक्ट्स विच फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट हैपन। जब वो कोई ना कोई फैक्ट वहाँ पर हुआ है, जब कोई वकूआ हुआ है तो उसके बारे में ये चीज़ भी होगी। फैक्ट विच शो द रिलेशन ऑफ द पार्टीज बाय होम एनी सच फैक्ट्स वर
transacted identity may arise two ways. Either the person's identity with a certain person may come in issue, or his identity as a doer of the particular act. तो या तो उसने वो कोई काम किया है बंदे ने, या उसकी उससे वाकफियत है, तो वहाँ पर भी आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो होती है। अच्छा जी, आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो कब जो है, एक सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो कब कंडक्ट करनी चाहिए? ये एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर द अरेस्टमेंट ऑफ द अक्यूज्ड। ये होल्ड किया गया PLD 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 182, 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1 पर। जब गवाहान और मुल्ज़मान एक दूसरे को जानते हो तो फिर आइडेंटिफिकेशन परेड की कतई तौर पर ज़रूरत ना है। ये होल्ड किया गया था PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1 पर। आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में जो है लैंडमार्क्स जजमेंट में आपको 4 बताने लगा हूँ। थारोली इनको आप स्टडी कर सकते हैं, उसकी जो गाइडलाइंस मुकम्मल तौर पर दी गई हैं। 1992 फेडरल शरीयत कोड 290 पेज नंबर, 1996 PCR LJ पेज नंबर है 73, 2005 YLR पेज नंबर है 405। इसके अलावा अगर तो अक्यूज्ड का रोल उसको एट्रीब्यूट ही नहीं किया गया तो फिर आइडेंटिफिकेशन परेड की वर्थ ही कोई नहीं। जब आपने उसको मुलज़म को कोई एट्रीब्यूशन ही नहीं की रोल की कि जिसने ये जुर्म किया है, ये काम किया है, तो फिर आइडेंटिफिकेशन परेड करके क्या करना है? ये होल्ड किया गया था 1998 सुप्रीम पेज नंबर है 557 पर। और यही सेम चीज़ जो है होल्ड की गई है 1995 सुप्रीम कोर्ट 127 2005 कोयटा पेज नंबर 86 पर के आइडेंटिफिकेशन परेड विदाउट डिस्क्राइबिंग हिज रोल हैज़ नो एविडेंशियरी वैल्यू। ठीक हो गया जी। तो आइडेंटिफिकेशन परेड जो है जब मुलज़म का नाम FIR में दे दें आप तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं ना आइडेंटिफिकेशन परेड की। लेकिन जब नहीं दिया तो फिर आइडेंटिफिकेशन परेड की ज़रूरत पड़ेगी। इसको थारोली डिस्कस किया गया 2005 YLR पेज नंबर है 565 के ऊपर। तो एक वकूआ अगर इस तरह का हुआ कि गाड़ी की लाइटों की रोशनी में FIR में मेंशन किया गया कि पहचाना गया कि मुलज़मान कौन है, तो मैं सामने आने पर मुलज़मान को शनाख्त कर सकता हूँ, तो फिर जो है इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो वो होल्ड की गई है 2001 YLR पेज नंबर 2370 पर। आइडेंटिफिकेशन परेड के जो प्रिंसिपल हैं तो उनको थारोली डिस्कस किया गया है 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 302 में। अब एक बड़ी डिफरेंट सी जजमेंट है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ साथ में पढ़ के भी आप लोगों को, ताकि ये थोड़ा सा याद भी रहे। करेंसी नोट्स आर अनआइडेंटिफाइबल प्रॉपर्टीज एंड इफ दैट हैड नॉट एनी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब देखें कोई बंदा रिश्वत लेने के लिए पैसे मांगता है तो आइडेंटिफिकेशन उनके ऊपर अगर आपने नोटों पे निशान नहीं लगाया, कोई साइन नहीं किए, कोई निशानी नहीं लगाई, तो या फिर उनकी कापियाँ नहीं रखी या नंबर जो है ना लिख के नहीं रखे, तो फिर जो है वो किस तरह आप पहचानेंगे? क्योंकि ये एक वीकेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस है, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे उनको? देन दे आर मोस्ट वीक पीस ऑफ एविडेंस एंड नो एविडेंशियरी वैल्यू। तो ये होल्ड किया गया था 1983 पेज CRLJ NOC पेज नंबर है 79। मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि वो ज़रा मैं रुक गया था। 1983 CRLJ NOC पेज नंबर है 79 के ऊपर। तो आइडेंटिफिकेशन परेड जो है दोस्तों बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे ज़रूरी है? जब मुल्ज़मान और गवाहान जो है वो एक दूसरे को जानते ना हो, ख़ास तौर पर गवाहान जो है मुल्ज़मान को ना जानते हों, उनका नाम पता ना जानते हों, FIR में उनका रोल एट्रीब्यूट किया गया हो और कि उनका उम्र कितनी है, उनका रंग सांवला था, उनकी आँख नहीं है, लंगड़ा के चलता है, किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, किस तरह की उम्र का बंदा है, हाँ, लेकिन नाम जो है वो उसका वो गवाहान और मुद्दई जो है वो ना जानते हों, कंप्लेनेंट ना जानते हों,
तो फिर आइडेंटिफिकेशन परेड इस तरह के वाक़यात में ज़रूरी है। ये आम तौर पर डिकॉयटी थेफ्ट के केसेस डिकॉयटी 392 के केसेस में, और इसके अलावा 302 में, इसके अलावा 365 में, ये वेल नॉन ऑफेंसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इन्हीं में आमतौर पर आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो कंडक्ट की जाती है। इन्हीं में ज़रूरत पड़ती है मुलजमान की जो है वो उनके नाम जो है FIR में नहीं होते। नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जब कोई FIR कटती है, दर्ज रजिस्टर्ड होती है किसी थाने में, तो फिर जो है आइडेंटिफिकेशन परेड की ज़रूरत जो है ना पड़ती है। एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इट शुड बी कंडक्टेड एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द केस। अस्सलाम वालेकुम।